है कौन? रन, अब उसको क्लास से बाहर ही रख, लेट हर भैया। Let's start CP. What is CP? CP is cerebral palsy. लोग को आगे आना है तो आगे, ठीक है। सेरेब्रल पॉल्सी का क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले टोन और पोस्चर जो है इन दोनों में से कुछ अलग होना चाहिए। सीपी बेसिकली जब उसका ना डायग्नोसिस बनाया गया था तो इट वाज मेड ऑन द मोटर एस्पेक्ट्स, देन द मोटर एस्पेक्ट्स व्हेन दे आर एसोसिएटेड इट इज कॉल्ड एज सीपी, दैट इज टोन एंड पोस्चर। ये दोनों इफेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द टोन एंड द पोस्चर with or without association with mental retardation। ये सारे हो गए यार, पंखा बंद पे चलो। प्रियंका कहाँ है तू? पीछे तो मैं देख नहीं सकती, मेरे को 2 दिन में वो बना के दो। नर्सरी का स्टैटिस्टिक्स इस मंथ का। दूसरा, नर्सरी में सबसे ज्यादा ड्यूटी किसने की है 2021 में? लास्ट 4 महीने तो यश सिद्धार्थ अभिलाषा था 4 months के लिए। 3 months मैं चारू और सागर थे। चेक कर देखो, नहीं आ रही। लास्ट 4 months 2 लोग थे। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का यश और अभिलाषा बनाएंगे। नवंबर तक हो गया, दिसंबर से नहीं। दिसंबर का तुम लोग दिसंबर जनवरी का स्टैटिस्टिक्स तुम लोग बना दो। और दिसंबर जनवरी का तुम लोग जो भी जिस मंथ था ना उसका पूरा 12 महीने का तुम लोग स्टैटिस्टिक्स बना के मुझे पूरा 12 महीने का दोगे, है ना। और ये खुद बना हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि उससे निकाल के देना, है ना। और इस सबको कंपाइल करके ईयरली स्टैटिस्टिक्स मैडम के आने के पहले कंप्लीट चाहिए मुझे, फिर वो आके मुझे क्लियर भी नहीं करता, है ना। तो तुम लोग जो जिस मंथ था उस मंथ की निकाल कर दे दो, फिर मैं किसी एक को पकड़ के ना कंपाइल करवा दूँगी, ठीक है। तो भले बॉटम लाइन तो उससे निकाल लो, लेकिन बॉटम लाइन उससे निकालने के बाद तुम लोग उसको रीचेक कर लो कि वो सही है कि। तो अपने अपने जो जिस मंथ का तुम लोग अगर 3 महीने के तो 1 महीने के एक निकालो, फिर 3 महीने की एक जना कंपाइल कर लेना और उसको पूरे एक साथ कंपाइल कर देंगे, निकल जाएगा ये, है ना। तो वैसे कर दो, तो मुझे सैटरडे को दे देना ये सब, है ना। तो सेरेब्रल पॉल्सी में क्या होता है कि जब एक डेवलप हो रही होती है ना ब्रेन, मतलब ब्रेन इज डेवलपिंग, तब एक कोई इंसल्ट होती है डेवलपिंग ब्रेन पे, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो इस वजह से जो मैनिफेस्टेशन आता है वो टोन एंड पोस्चर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, जैसे वो ब्रेन इज डेवलपिंग आता है। तो जो अटैक हुआ है वो एक डेवलपिंग ब्रेन पे हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड या द बेबी इज डेफ या उसको एपिलेप्सी आती है या उसको ब्लाइंडनेस है, जो भी है, ये सब एसोसिएशन है। तो ये जो एसोसिएशन है ये आपका टोटल वो करता है। अब कुछ सेरेब्रल पॉल्सी ना उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा मेंटेन करके उनको रेगुलर थेरेपीज देके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो बच्चे एब्सोल्युटली नॉर्मल रहते हैं। और कुछ एकदम इग्नोर करते हैं। तो जो इग्नोर होते हैं उनमें दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे तो उनका न्यूट्रिशन बैड होता है, उनका अगर टोन बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, उनको डिस्टोनिया होता है तो डिस्टोनिया बढ़ता चला जाता है। तो जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज होते जाते हैं। जो इंसल्ट है वो नहीं चेंज, इंसल्ट 1 टाइम इंसल्ट होती है, वो 1 टाइम हुई है और फिर निकल देगा, है ना। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज होते जा रहे हैं, दे आर चेंजिंग द। तो इट इज हर्ली अ 1 टाइम इवेंट बट इट मे हैव अ मल्टीपल चेंज ऑफ प्रेजेंटेशन। अब सेकेंड इशू क्या होता है कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अपन को ये है कि अपन को प्रेजेंट करता है सीपी के जैसे, तो वो सीपी नहीं है। अगर कोई बच्चा रिग्रेस कर रहा है तो वो सीपी नहीं है। अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशनली वीक है और इस वजह से नहीं चल सकता तो वो सीपी नहीं है ना। अगर कोई बच्चे को एक बार कोई मतलब ये पोस्ट सीपीआर बच्चा है तो वो वेजिटेटिव स्टेट, पोस्ट एनकेफेलाइटिस जो होता है वो पोस्ट एनकेफेलाइटिस सीपी, ठीक है। ये सब अपन को मालूम होनी चाहिए। तो ये होता है सीपी का बेसिक्स। अब अगर अपन को इस बेसिक्स पर जाना है तो सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या आता है? व्हाट इज ग्रोथ?
increase in the size of body, डेवलपमेंट क्या होता है? functional maturity, जैसे तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यू आर ग्रोइंग, तुम लोग एक स्किल सीख रहे हो तो यू आर डेवलपिंग। अब मुझे एक बात बताइए, डेवलपमेंट के 4 पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? gross motor, spinal मोटर, सोशल एंड लिंग्विस्टिक। कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। क्या मतलब क्या होता है सेफालोपोडल? पहले नेक फोल्डिंग आएगा, उसके बाद फिर इंसान चलेगा, इसके बाद प्रॉक्सिमल तो फिर डेवलप होगा। कौन सा पामर रिफ्लेक्सेस गार्ड क्या होता है? एब्सेंट होगा तो फिर पेशेंट और होल्ड next करना होगा। सीखेगा। और दूसरा एटीएनआर होता क्या? पेशेंट के हेड को अगर टर्न करेंगे वन साइड से extension होगा, opposite side से flexion होगा। कभी देखा है बच्चा एटीएनआर? एटीएनआर अगर नहीं लूज होगा तो क्या नहीं सीखेगा? क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि हाथ से जब प्रेशर डालना है तो वो मुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये सेफेलोकॉर्डल अगर है तो इसका तुम्हारा क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल है तो उसका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होता है? जो जवाब दे रहे हैं वो सब मेरे पीछे खड़े हैं और आप सब शांत करें, मेरे आगे खड़े हैं। सेफेलोकॉर्डल का क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल का ये क्लिनिकल रेफरेंस होता है कि जब तुम्हारी ओपीडी में या तुम्हारे क्लिनिक में किसी भी एक सीपी ने फॉलो किया जिसका नेक कंट्रोल ही नहीं है, तो उसको पैर की फिजियोथेरेपी पे टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। उसको आप पूरा एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, जॉइंट मूवमेंट सब देते हो, लेकिन जो आपका मेन एम होता है सबसे पहले वो होता है उसका हेड कंट्रोल होता है। अब अपने 4 पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, आप लोग बता रहे थे, बताओ। gross motor, fine motor, speech and social. ग्रॉस मोटर में क्या क्या कवर्ड है? Ventral suspension, supine सीधा नेक कंट्रोल की जगह से पहले मॉडल से फिर स्टैंडिंग विद कंट्रोल पे आ गए। neck holding, चलो रेड फ्लैग ऑफ नेक होल्डिंग 5 मंथs तक कैटेगोरिकली 4 मंथ से हुआ, उसको 1 मंथ बढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। ठीक है, नेक होल्डिंग का ये है। उसके बाद रोल ओवर का, स्टैंडिंग विद सपोर्ट का। रेड फ्लैग में कभी भी 4 to 6 मंथ्स नहीं आता। रेड फ्लैग वो होता है कि अगर इस दिन तक इसने ये नहीं किया तो इट इज अ रेड फ्लैग, तो इट्स नेवर इन रेंज, इट इज 1 नंबर, ओके। तो आपका जो है उसमें हर इवेंट पे वो दिया हुआ है। सबसे पहला माइलस्टोन जो कि रेड फ्लैग में कवर्ड है वो कौन सा है? सोशल स्माइल। कब तक नहीं आई तो उसका अपर लिमिट 3 मंथ्स दिया हुआ है। अगर रेड फ्लैग इज, अगर नो सोशल स्माइल फॉर 3 मंथ्स देन इट इज अ रेड फ्लैग। सोशल स्माइल का मतलब क्या होता है? मेरी अंडर ग्रेजुएट क्लास थी, मुझे मालूम ही नहीं था, यहाँ आई तो सिद्धार्थ ने बताया। अगर हम सामने वाला स्माइल कर रहे हैं तो उसको वो स्माइल का कोई रिस्पॉन्स खुद से स्माइल करना है नॉट कंसिडर्ड एज सोशल स्माइल, ठीक है। तो रेड फ्लैग क्या होता है? इफ देयर इज नो सोशल स्माइल बाय 2 मंथ्स, इफ देयर इज नो नेक होल्डिंग बाय 3 मंथ्स, ठीक है, नो सिटिंग बाय 9 मंथ्स, ठीक है। ये सब रेड फ्लैग है, इनको कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। फाइन मोटर में आप लोग क्या क्या असेस करते हैं? सबसे पहले सोशल स्माइल, नेक्स्ट क्या क्या असेस करते हैं? दोनों हाथ से किस चीज को पकड़ता है दोनों हाथ से? उसका क्या मतलब होता है? एनी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? भाई तुम्हारे पास एक पेशेंट लाए अपना बच्चा, मैडम उसका डेवलपमेंट चेक कर दो, तुम क्या बोलोगे? एनी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है क्या? अब इस एनी ऑब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है ना है? कौन सा टॉय? बोल संजय। हाँ सर तो मेरे को दिखा दिए थे, चल ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। एक रेड कलर की रिंग को धागे में लपेटा जाता है, ठीक है। 4 महीने पे जब तुम उस रिंग को एक धागे पे लटका के ऐसे ऐसे हिला रहे होते हो तो बच्चा क्या करता है?
जल्दी करो, टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा भी वेस्ट हो रहा है, मेरा भी वेस्ट हो रहा है। किसी को आता है नहीं, पकड़ने की कोशिश करता है। कैसे पकड़ने की कोशिश करता है? दोनों हाथ से। दोनों हाथ से करता है। अगर एक हाथ से करने लगेगा तो उसका अर्ली लैटरलाइजेशन, उसका मतलब उसका ऑपोजिट साइड वीक है ना, क्योंकि देयर इज नो प्रेफरेंस ऑफ हैंड बिफोर 2 years of age। सो अगर वो बाइस डेक्स्ट्रस की जगह एक ही हाथ हिला रहा है तो प्लीज असेस द अदर हैंड की क्यों नहीं हिला रहा है ना। एक, क्योंकि क्या क्या होता है ना कि शुरू में बहुत बच्चों को पैल्सी होती है तो खुद से ना रिकवर करने लग जाती है 6 weeks तक, तो पेरेंट्स को कभी रियलाइज ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मिनिमल पैल्सी बची हुई है, या उसको सीपी या हेमीप्लीजिक जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या उसको मोनोप्लीजिया ऑफ दैट लिम्ब है, तो आपको वो असेस करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो एसिमेट्रिक मोरोस में भी आएगा वो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जब भी एक 4 महीने का बच्चा एक ऑब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश करेगा तो वो हाथ आगे करेगा लेकिन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उतना प्रिसाइज नहीं होता वो मोमेंट कि वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ ले। पहले वो एक हाथ करके फिर दूसरा ले आता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पकड़ता। विदिन 6 months है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट माइलस्टोन, जो कि बहुत अच्छा हैंड का ही, अभी वी आर फॉलोइंग ओनली दैट बिफोर पिंसर, दैट इज ये हाथ की चीज ये हाथ में जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because this is a function of corpus callosum। अगर अपना corpus callosum नहीं होगा तो अपने दो जो हेमिस्फीयर है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 months में वो पकड़ता है, वो दोनों हाथ जाते हैं, पर उसको दोनों हाथ को एक साथ नहीं यूज कर सकता हूँ, वो नहीं आता है कि मैं इस हाथ की चीज यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस पे 6 months में उसको ये जो हाथ है ना, इसकी चीज वो इस हाथ में, इस हाथ की चीज इस हाथ में ले सकता है, क्योंकि तब उसका कॉर्पस कैलोसम डेवलप हो चुका है, उसको मालूम है कि ये मेरी ही बॉडी है एंड आई कैन शिफ्ट, है ना। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चा जो है वो सिटिंग डेवलप कर रहा होता है ना। तो अब 6 months के बाद, ठीक है, 6 months से पहले 5 months पे अपन ग्रॉस मोटर फाइन मोटर एक साथ चल रहा है ना। 5 months में जब बच्चा बैठ रहा है तो किस टाइप का बैठेगा? ट्राइपॉड का मतलब क्या? जब वो अपने हाथ आगे करता है उसी को सिटिंग विद सपोर्ट। जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना तो आपको आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो बोलेंगे सिटिंग विद सपोर्ट फॉर 4 months। उसका मतलब क्या होता है? सोफे पे 10 तकिए बिठा दो और बीच में बच्चे को फिसा दो। दैट इज नॉट सिटिंग विद सपोर्ट। सिटिंग विद सपोर्ट इज 1 hand सपोर्ट। बच्चा खुद अपने एक हाथ से बैठा हुआ, हाँ, तो उस ट्राइपॉड को कहते हैं सिटिंग विद सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपके बच्चे को कंप्लीट सिटिंग आ जाती है, कंप्लीट सिटिंग की अपर लिमिट दी गई है 8 months, उसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट सिटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा जब सो के उठता है तो उठ के बैठ जाता है, उसके बाद वो बैठ के ऐसे ऐसे खेल रहा है, उसका नाम वॉटएवर है, तो उसको आपने आवाज़ दिया तो वो बैठे बैठे पीछे देख लेगा। अदरवाइज उससे पहले पीछे देखने में वो खट से खुद गिरेगा। इफ़ यू हैव अ किड एट होम प्लीज ऑब्जर्व, बिकॉज इफ यू डू नॉट ऑब्जर्व यू विल नॉट, है ना। तो ये जो है ना वो देख लेता है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट सिटिंग और इंडिपेंडेंट सिटिंग, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? पीकअबू जो होता है, उससे पहले एक होता है कि चीज़ गिर गई तो उसको फॉलो करता है बच्चा। वो कब करता है? 5 months पे करने लगता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, शुड नेवर बी मिस्ड। रिस्पॉन्स टू नेम कब आ जाता है? अपर लिमिट 6 months। 6 months पे अगर बच्चे ने अपने नाम को नहीं रिस्पॉन्ड किया तो प्लीज़ जिसने हियरिंग असेसमेंट नहीं किया उस बच्चे को भेजो हियरिंग असेसमेंट। जो बच्चे अपने नाम को 6 months में नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो उसको अर्ली ऑटिज्म के लिए वर्कअप करो, ठीक है। फिर अब आता है नेक्स्ट क्रॉलिंग और क्रीपिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्रीपिंग क्या होता है? जो क्रॉलिंग होती है वो बहुत जल्दी चालू हो जाती है, वो 6 to 7 months में चालू हो जाएगी, एंड जो क्रीपिंग है ना वो आपकी 8 months के बाद आएगी। क्या हुआ? तो इसको ही थोड़ा सा चेंज कर, क्योंकि आज ही प्रेजेंटेशन है ना, कि जिसकी भी कॉपी मैं फाड़ने वाली हूँ 1 पेज। हाँ, इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या रखेगा? इधर आ भाई, आ गया मेरे नेक में स्प्रेन है, मैं पीछे नहीं देखने वाली। इंक्लूजन क्राइटेरिया में ऑल द चिल्ड्रन referred from pediatrician to the MRI डिपार्टमेंट। मैं फेच करने नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि मैं रेडियोलॉजी का बच्चा हूँ, मैं pediatrics का। और इसमें भी लिख देना फॉलोइंग इन द नहीं,
who have come to the MRI department for MRI. हाँ, वैसे Referred from pediatric department. referred from any department भाई, तुझे जनरल पीडियाट्रिशियन ने किया हो तो मेरे को मतलब कोई जीपी ने भी किया हो तो मेरे को चल रहा है ना. So all the children referred for MI, right? Should have history of 2 unprovoked seizures क्योंकि तुम epilepsy वर्कअप कर रहे हो. इसको कन्वर्जन तो पहले तो सबसे पहले कन्वर्जन कर दिया. भाई तुम कन्वर्जन कर दिए तो हाँ, conversion. the child who is present with convulsion due to any reason. मैम ट्रॉमा को एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूजन में ट्रॉमा डालें. क्यों आपको वो डालें. तो 80 का पेशेंट थे तुम्हारी थीसिस सबमिट होना है अक्टूबर. आधे लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा. एक तो तुम्हारा साइंटिफिक कमेटी के बाद एथिकल कमेटी के बाद जो फर्स्ट पेशेंट होगा वो ले सकते हो. उसके बाद तुमको विद डिस्कशन थीसिस क्लोज करके सबमिट करना है 31 अक्टूबर. तो उतना काम करो जिसके तुमको हैंडी मिलते जाए. तभी तो बोल रहे हॉस्पिटल में जाके लिखवा दे कि मैं पीडियाट्रिक पेशेंट का जो उनको कन्वर्जन आ रहा है उनका फ्री में MRI करवा के दे रहा हूँ. कैसे भी घुसवा अंदर. तो सुबह 8 बजे घुसा कुछ भी कर, अपने 80 केस कर, अपना काम उल्लू सीधा कर भाई, है ना, ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है. उसके बाद इसका जो स्टैटिस्टिक्स है ना, द फाइंडिंग्स एंड द क्लिनिकल फाइंडिंग्स वुड बी टैबुलेटेड एज नोटिफाइड बाय द क्लिनिशियन. नहीं तो बोलेंगे तुझे आता है पूरा साइंटिफिक कमेटी और एथिकल कमेटी ना रिफ्लेक्स तुझे आती है कि नहीं करनी. ठीक है. उस पर चला जाएगा, है ना. वुड बी टैबुलेटेड एंड द MRI फाइंडिंग्स वुड बी टैबुलेटेड. MRI फाइंडिंग्स तुम देख लेना तुम क्या क्या कर रहे हो, है ना. तो MRI फाइंडिंग्स वुड बी टैबुलेटेड. देन कौन सा वो लगाओगे स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स लगा के देख लेना कि कितने परसेंटेज में तुम्हें मिल रहा है. ठीक है. रोल ओवर में कैसे होता है, सुपाइन टू प्रोन कब हो जाता है और प्रोन टू सुपाइन कब होता है? 5 मंथ्स. पिंसर से पहले सेमी पामर आता है ना, सेमी पामर क्या आता है? उसके बाद पिंसर तो डेडलाइन ही, अगर 9 मंथ में नहीं आया है तो वो रेड फ्लैग ही है. ठीक है. उसके बाद 1 ईयर पे क्रूजिंग अराउंड डॉक्टर. ठीक है. अब लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टिव है, जब तक बच्चा सुनेगा नहीं बोलेगा. तो इसके लिए जब बच्चा एकदम यूनिट होता है तो उसका हियरिंग से एक्सपेरिमेंट किया जाता है. अगर आपको बिहेवियरल असेसमेंट करना है तो क्या होता है कि जब मदर ब्रेस्ट मिल्क करता है तो 60 डेसिबल्स की ही 1 घंटी बजाई जाती है मंदिर वाली. तो अगर उसने दूध पीना छोड़ दिया तो उससे ज़्यादा ट्रॉमा नहीं दिया जाता है बच्चे को, उससे ज़्यादा उनको पेन सेंसेशन होता है अगर उससे ज़्यादा आवाज़ में बात की. उसके बाद धीरे धीरे आपको 6 मंथ पे अपने नाम को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. फिर वो पीकबू होना चाहिए, फिर उसको सब उसका अडेप्टिव में आपको बाबा मामा सब आना चाहिए जब वो करता है. ठीक है. उसके बाद सोशल में सारा आपको प्ले एक्टिविटी वो तुम लोग पढ़ेंगे. अब इसके बाद क्या है, ये तुम्हारा माइलस्टोन. ठीक है. जब भी तुमको एक रेड फ्लैग मिलता है तो तुम उसको पकड़ लेना. जब भी तुम एक सीपी का केस प्रेजेंट करते हो तो इट ऑलवेज द हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ. तो उसको कैसे करते हैं, चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू अस विथ हिस्ट्री ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सिट सिंपल, नॉट अचीव इट, नो अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट एवर ये बोलना, लेकिन वो बर्थ से स्टार्ट है. Presently was admitted to my institute for this date for this complaint, for the acute complaint. ऐसे कोई भी स्थिति है, या तो वो तुम्हारे पास ब्रेक थ्रू कन्वर्जन के साथ आएगा, या सर्दी खांसी या निमोनिया के लिए आएगा. तो अननोन, या तो अननोन केस ऑफ डेवलपमेंटल डिले हैज बीन ब्रॉट फॉर 3 days विद द acute history. तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. तुम्हें मालूम है एग्जाम में एक सीपी का केस है लेकिन अभी आया 3 दिन की सर्दी खांसी. यू आर राइट,
URI एडमिटेड है। अब तुम हिस्ट्री दोगे URI की और वहाँ पे प्रेजेंट HOPI में बोलने लग जाओगे तो बच्चा वॉज बॉर्न ऑफ दिस और बॉर्न दैट। तो जो तुम अपने चीफ कंप्लेन में नहीं बोलते वो तुम HOPI में नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन यही होगी और डेवलपमेंटल डिले होगी और तुमको जिस भी लैंग्वेज में बोलना है, लेकिन तुमको ये बताना पड़ेगा कि सिंस बर्थ द बेबी इज नॉट फाइन, है ना। फिर जब भी अपन लोग ये हिस्ट्री चालू करते हैं तो तुमको है ना एक पेरीनेटल हिस्ट्री एक साथ बोलना पड़ता है ना। अ चाइल्ड विद अ पॉजिटिव पेरीनेटल हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मदर को फीवर था या ये था या वो था या डिलेट कराया था या बच्चे को एक्ट्रेस था या बच्चे को मेनिंजाइटिस था या सेप्सिस था या प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू केयर था या बच्चा प्रीटर्म था। तो द चाइल्ड हैड अ पॉजिटिव पेरीनेटल हिस्ट्री विद दिस। अब मैंने आपको फर्स्ट लाइन बोली थी कि सीपी क्या नहीं होता है। तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो जेनेटिक या न्यूरो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो तीनों को सीपी में नहीं डाला गया है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने इसको कौन सा डिग्री कंसेंगनिटी है वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो मैरिज था, जो अलायंस था, वो नॉन कंसेंगनस अलायंस होता है। उसको आजकल मैरिज नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग आजकल लिविंग में रहने लगते हैं। तो इट हैज़ टू बी अलायंस विच में बी अ कंसेंगनस और इट में बी अ नॉन। तो a child born of a non-consanguineous alliance and whatever first degree, second degree, third degree alliance with a positive perinatal history has a developmental delay in the form of this. Though he had a delay in all the gross motor milestones, he had learned sitting at this age, this blah 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 blah. At present, his chronological age is 2 years, and he can only sit with support. So his gross motor developmental age is 5 months, with a gross motor developmental quotient of so and so. मतलब 5/24 is whatever multiplied by 100. ठीक है। उसके बाद फाइन मोटर। फाइन मोटर में द चाइल्ड डज नॉट फॉलो द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फाइन मोटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है कि जब आपके बच्चे को सोशल स्माइल आ जाती है 2 मंथ्स पे, वो आपको पूरा ऐसे देखते हैं, ऐसे सोया पड़ा रहता है ना, तो उसकी मम्मा ऐसे करेगी ना बाबू, तो वो पूरा ऐसे दिखता है ऐसे। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉलोइंग ऑफ द पर्सन एंड वर्टिकल फॉलोइंग, है ना। अगर वो वहाँ से डिलेड है तो वो वहीं पे लिख दिया जाता है कि वो डिलेड, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट फाइन मोटर माइलस्टोन। तो आपको इसके बाद ग्रॉस मोटर माइलस्टोन का डीक्यू निकालना होता है, फाइन मोटर का डीक्यू निकालना होता है, लैंग्वेज एंड अडेप्टिव का निकालना होता है, सोशल का डीक्यू निकालना होता है। अब ये पूरे का एवरेज डीक्यू निकलते हैं। सो द डेवलपमेंटल एज ऑफ दिस चाइल्ड इज 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जो भी है वो एवरेज डेवलपमेंटल एज है, ठीक है ना। अब इसके बाद सपोज उस बच्चे को एपिलेप्सी आती है ना, ये आपने यहाँ तक डेवलपमेंटल एज किया। डेवलपमेंटल एज के बाद associated with this on the 3rd month of life the parents noted, yeah, at the neonatal period the parents noted there was abnormal movement of all the limbs, this that which has persisted every morning, this happens, ऐसा करके जो भी हिस्ट्री है। क्योंकि तुम्हारा तुम भाई वो नेफ्रोटिक की हिस्ट्री ली किसने थी? जो बंदी नदारत थी। वेरी गुड, बड़ी स्लो है यार। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सोचा नाम बताने में भी इतनी स्लो है, फिर तो भाई जो अपना नाम इतना धीरे बताएगा तो उसको तो डाउट है यार, है ना। तो उसके बाद एपिलेप्सी एसोसिएटेड है, तो उसका ये है, एपिलेप्सी में ये होता है। इसके साथ अगर बच्चा पूरा नॉर्मल और तुम्हारा डीक्यू सपोज तुम्हें बहुत अच्छा मिला, अगर एक हेमिप्लीजिक सीपी है ना, तो उसको एक हेमिप्लीजिया को छोड़ के डीक्यू में कुछ असर होता ही नहीं। केवल रनिंग नहीं सीखते वो, उनको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि उनके एक पैर में प्रॉब्लम है, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके डीक्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर उनका डेवलपमेंटल बहुत अच्छा है ना, तो आपको बस ये बताना पड़ेगा कि उसका फंक्शनल डेफिसिट क्या है। जैसे अगर एक हेमिप्लीजिक सीपी है, ये बुक किसकी है मतलब, हेमिप्लीजिक सीपी जो है ना, हेमिप्लीजिक सीपी को टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो वो जो फंक्शनल डेफिसिट है वो बताना पड़ेगा। तो आप हिस्ट्री पे जब ये बच्चे को क्लोज करते हो, टू माई चाइल्ड आई एम प्रेजेंटिंग अ केस ऑफ अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल नॉन प्रोग्रेसिव, क्योंकि मैंने शुरू से ही बताया था कि इस कैटेगरीज होती है ना, विच इज अ क्वाड्रिप्लेजिक सीपी, विथ दिस एसोसिएशन विथ अ फंक्शनल डेफिसिट ऑफ सोसो एंड अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ सोसो। इसको ऐसा पूरा क्लोज करना पड़ता है।
अब जब आप ये पूरा हिस्ट्री बता दिए, उसको एपिलेप्सी है, उसको ये है वो, उसके बाद एक चीज़ आपको और ऐड करना है। वो क्या होता है कि बच्चे का टोन बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, बच्चे की आईज मूवमेंट्स हैं कि नहीं, मतलब ये न्यूरो हिस्ट्री फॉर एनी न्यूरो हिस्ट्री तुमको टोन को ओरली बताना पड़ेगा, आई मूवमेंट को बताना पड़ेगा, उसके डिग्लिटेशन में क्या प्रॉब्लम वो बताना पड़ेगा, अब नॉर्मल फेरेंजियल नॉइजेस आ रही हैं वो बताना पड़ेगा, वो आई ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्क्विंट है, वो सब बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल मूवमेंट मिलता है, ऑल अबनॉर्मल मूवमेंट्स आर नॉट एपिलेप्सी, है ना। जैसे आप अडल्ट को रूल करते हो ना तो उनको ट्रेमर आता रहता है, तो वो आपको हिस्ट्री में देना पड़ता है। आप सडनली जाके पार्किंसोनिज्म में ये नहीं बोल सकते हो कि वो उनको ट्रेमर आता है पार्किंसोनिज्म, अगर आपने हिस्ट्री में न्यूरोलॉजी नहीं बताई, क्योंकि सामने दिखता है ना, तो आपको आगे लाभ नहीं है। यू कैन नॉट गिव एन एग्जामिनेशन आई थिंक विच यू डिड नॉट एक्वायर ऑन हिस्ट्री। कुछ समझ में आया इसी? तुम लोग का एग्जाम होने वाला है ना मार्च में, कब एग्जाम? पोस्टपोन, स्कूल खुल गए, तुम्हारे एग्जाम क्यों पोस्टपोन हो गए भाई? हे भगवान, तुम लोग वो अल्लाह की बैच हो जिसका पूरा सिस्टम मिल गया। तो तुम लोग को पीडियाट्रिक्स आता क्या? मुझे लगा मार्च में एग्जाम में कोई सीपी पढ़ाया नहीं होगा, तुमने पढ़ाया, और ये मैडम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। नेफ्रोटिक अब तू ही पढ़ा दे भाई, इतनी देर से पढ़ रही थी ना। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक की डेफिनेशन तो बता दे। If the patient is not responding to the oral steroid for 8 weeks, ओरल स्टेरॉइड फॉर 8 वीक, and ओरल डेफिनेशन, एक मिनट, डेफिनेशन में आधा वर्ड भी मैं खुद नहीं जोड़ सकती हूँ सबसे पहली बार, एंड ओरल स्टेरॉइड कहीं पे भी नहीं एडेड है ना उस डेफिनेशन में। not responding to steroid for 8 weeks, 4 week daily dose and 4 week alternate dose, then it known as the यार steroid. तुम भैया बड़ा डेफिनेशन चेंज करते हो यार, क्या 4 वीक्स ऐड हो गया डेफिनेशन में कहीं से? सबसे पहली बार 4 वीक्स एंड 4 वीक्स तभी होता है जब बच्चा रेमिशन में चला जाए। अगर बच्चा रेमिट नहीं किया तो 4 वीक्स ऑल्टरनेट आया कहाँ से? अच्छा, लेट्स सी कौन सा सीरीज देखिए। जमाने में पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर मेरी तुम लोग के टेन्योर में आती है तो तुम लोग एक बार सीपी पढ़ो, व्हाट ऑल यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो, otherwise there will be a big theory class on CP. There are 3 theory classes on CP, and if you have any child on CP here, or go to the OPD and say अगर कोई भी CP आता है या फिजियोथेरेपी से CP उठो और समझो, बिकॉज भले सब लोग इस वक्त रिसोर्स स्ट्रिकन एरिया में हैं, पर अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो नुकसान एक ही इंसान को होगा, वो तुमको। अब कोरोना आई तो आई, नहीं आई तो नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं। वी कान स्टॉप बिकॉज ऑफ कोरोना ना। तो CP ढूंढो, उसकी हिस्ट्री लो, उसको पूरा समझो, और नहीं समझ में आए तो मुझे कहीं से भी ढूंढो, ठीक है? भाई